नॉर्थ नाजमाबाद टाउन की UC9 बफर जोन के BR सोसाइटी में पानी का शदीद बहरान है। इलाके में सीवरेज और कचरे के मसाइल भी सर उठा रहे हैं। मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, अपडेट कीजिएगा, क्या मसाइल हैं वहाँ के? टाउन की UC9 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि बफर जोन सेक्टर 16A KBR सोसाइटी है। और KBR सोसाइटी की अगर बात की जाए तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे रिहायशी यूनिट्स हैं, कमर्शियल इलाका भी मौजूद है। कई माह से यहाँ पे जो सूरत हाल है पानी की फराहमी के हवाले से वो इंतहाई दगरगू हैं। पानी यहाँ पे बताया जा रहा है 2 माह से फराहम नहीं किया जा रहा है, और जो थोड़ा बहुत पानी आता भी है तो वो इंतहाई आलूदा होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम भी दरम बरम है। जगह जगह जो गटर का पानी है वो सड़कों पर बह रहा है, और इसके साथ साथ मेन होल भी खुले हुए दिखाई देते हैं। सफाई सुथराई सेंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से भी उस हिसाब से नहीं की जा रही है जितने दावे किए जा रहे थे। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर फरमाइएगा, यहाँ पे सीवरेज की क्या सूरत है? सीवरेज का बड़ा बुरा हाल है। अभी आप देख सकते हैं इधर पर तकरीबन 3-4 महीने से तो ऐसा ही है, नाकिस हाल है। और हम सीवरेज का भी दे रहे हैं और कचरा वाले जो है वो भी उनको पे करते हैं, मगर उसके अलावा ये बताइए कि यहाँ पे सरकारी कुंडी मैन कितने हैं जो कि मेनलों की सफाई वगैरह करते हैं, वो होती है या नहीं? कुंडी मैन कोई भी नहीं है। हम अपने 4 हैं मगर वो आते नहीं हैं, पे करना पड़ता है उनको, कुछ ना कुछ दें जब तक, उसके अलावा वो आते नहीं हैं। अच्छा बड़े साहब, आप मुझे बताइएगा कि पानी की क्या सूरत हाल है? सुना है यहाँ पे पानी भी काफ़ी अरसे से नहीं आ रहा। पानी यहाँ पर ये वाटर बोर्ड की मोनोपोली है। वो यहाँ पर करते क्या है, जब पानी का दिन होता है बिजली बंद करवा देते हैं। चंद इसके अंदर अफराद शामिल हैं और वो बिजली बंद करवा के जनरेटरों से पानी भरते हैं और हमें पानी नहीं मिलता। कहा यह जा रहा है कि यहाँ का जो पूरा KBR के मकीन हैं वो वाटर टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं, और महंगे दामों यहाँ पर पानी की फ़रोख्त जो है इस वक्त उरूज पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तेज़ी से तबाही की जानिब गामजन है, क्योंकि सीवरेज का नाकारा निज़ाम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को निगल रहा है। सेंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का भी इस मामले में इस बात दिखाई देता है। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया तवालत इख्तियार कर गया। कई इलाकों में 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं बिजली आती नहीं मगर बिल पूरा आता है। मज़ीद जानते हैं जवाद आसिफ, जो इस वक्त लोड शेडिंग से सताए शहरियों के हमरा मौजूद हैं। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में लोड शेडिंग का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। ख़ासकर जो लियारी के इलाके हैं वहाँ पर बिजली की तवील बंदिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन अजियत का शिकार हो चुके हैं। ये एहतजाज भी करते हैं लेकिन इनकी जो है कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर जो है वो 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो ये परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के रिहायशी लियारी के, इन्हीं से बात करते हैं। बताइएगा क्या सूरत हाल है बिजली की, कितनी तवील लोड शेडिंग होती है? यानी कि इसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है। अगर एक टाइम टेबल फिक्स होता है उसमें से भी मतलब ये कि लोड शेडिंग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। कोई टाइम टेबल नहीं है, जो टाइम टेबल बताया जाता है उससे भी ज़्यादा है। हमारा ये मुल्क नहीं है, बल्कि ये समझो कि अकूबत खाना है। लोग घर में आते हैं, उनको नींद नहीं आती है, वो सोते नहीं है, सारी रात दिन को काम पे कैसे जाएंगे। ना हमारे पास बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। हर तरह की मुसीबत हमारे लिए। हम लोग कहाँ जाएं, मतलब क्या करें? एहतजाज करते हैं तो मार पड़ती है, वहाँ पे मारपीट होती है। यानी कि ये जो मस्जिद है वहाँ, उसके ऊपर भी जो है शेयरिंग करके जो है वहाँ पे हालत बुरी की, और मतलब ये कि यहाँ पे लोगों को मारा पीटा गया। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जिस टाइम पे 300 रुपया पर घर जो है वो मतलब बिजली के हवाले से जो है कि भाई हर देगा, कौन चोरी करेगा बिजली को? तो उनका यही कहना था कि बिजली तो नहीं है, ना गैस है। एक और अंगल से बात करते हैं, क्या मसला है बिजली का यहाँ पर, कितनी तवील लोड शेडिंग है? भाई बिजली का मसला ये है कि कम से कम 12-12, 14-14 घंटे तक बिजली जो है ना गायब रहती है। मैं खुद आपके सामने खड़ा हुआ हूँ के इलेक्ट्रिक का, मैं खुद की जो है ना ग्राहक हूँ, क्योंकि मैं हर महीने पाबंदी से बिल भरता हूँ। लेकिन मेरे घर पे आप चल के देखिए कि मेरे घर के अंदर जो है ना पीने का साफ पानी भी नहीं है मेरे पास। तो देखा आपने लियारी के मकीनों का, खासकर ये जो जुमा बलूच रोड है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ के मकीनों का यही कहना था कि बिजली की जो बंदिश है वो 12 घंटे से ज़ायद है। गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, ये मुश्किलात के शिकार हो चुके हैं। बिजली तो नहीं होती लेकिन बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। 2 कमरों के घर हैं लेकिन 20,000 से ज़ायद बिल आ रहा होता है। तनख्वाहें इतनी नहीं है जिसकी वजह से ये मुश्किलात के शिकार रहते हैं। इनका ये भी कहना था
कि चूँकि बिजली नहीं है तो घरों में खाना पकाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। जब ये एहतजाज करते हैं सड़कों पर तो इनकी बात सुनने की बजाय जो है वो इनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है, इन्हें ही सड़कों पर पीटा जाता है। इनका ये भी कहना था कि इलेक्ट्रिक का जो लाइसेंस है उसके मुकाबले में मजीद कंपनियों को और उनके लाइसेंस में मजीद तोसी नहीं की जाए। जी, सूबा सिंध में खुराक की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत सिंध के न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट की डायरेक्टर साहिब जान बदर कहती हैं कि सैलाब के बाद फूड इनसिक्योरिटी का मसला बढ़ गया है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़। जी देखिए, फूड इनसिक्योरिटी एक बड़ा मसला है हमारे मुल्क का वैसे, लेकिन सूबा सिंध में ख़ास तौर पे गुज़श्ता बरस के सैलाब के बाद हज़ारों की तादाद में स्कूल अभी भी बंद पड़े हैं, बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। फूड इनसिक्योरिटी का मसला है, न्यूट्रिशन का मसला एक बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर साहब जान बदर साहबा हैं जो इसी प्रोजेक्ट की हेड भी हैं और ख़ास तौर पे इस सूबे में बरसों से इस सब्जेक्ट पे काम भी कर रही हैं, ख़ास तौर पे न्यूट्रिशन पे। डॉक्टर साहब, अगर मैं न्यूट्रिशन के हवाले से या छोटे बच्चों के हवाले से बात करूं तो हमारे हालिया मसाइल हैं क्या? इस वक्त सूबा सिंध को किस किस्म के मसाइल दरपेश हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ जमाली साहब, और आपने इस इशू को जो है ना हाईलाइट किया हुआ है। देखिए, पॉवर्टी और साथ में फूड इनसिक्योरिटी और एजुकेशन का ना होना और साथ में सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का ना मिलना, ये चार ऐसे बड़े कंपोनेंट हैं जो कि गवर्नमेंट इसको देख रही है, क्योंकि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट इसको देखेगी, और उसके साथ पॉवर्टी और सोशो इकनॉमिक कंडीशंस और साइको सोशल प्रॉब्लम्स, ये भी ऐसे हैं कि हमारे दूसरे डिपार्टमेंट इनको भी देख रहे हैं। तो लिहाजा फूड इनसिक्योरिटी के लिए हमारे पास जो एग्रीकल्चर के ट्रेंड्स हैं वो बड़े चेंज हो गए हैं आफ्टर द फ्लड। अब यही है कि एग्रीकल्चर वाले किस तरीके से अपने फसलों को बढ़ाएं, किस तरीके से अपनी ज़राअत को बढ़ाएं ताकि हम उस चीज़ को ओवरकम कर सकें। तो मल्टीपल सेक्टर्स सब मिलके जब एक जगह काम नहीं करेंगे तो हमारी फूड इनसिक्योरिटी रहेगी। पॉवर्टी आप देखें, उसकी बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, सनतें नहीं हैं, इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, लोगों को रोज़गार होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कम्युनिटी के अंदर हमें सबको ट्रेंड करना चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए, सोशल मोबिलाइजेशन करनी चाहिए ताकि हम माओं को, फैमिलीज़ को ये सिखा सकें कि अगर प्रोटीन आपका एनिमल वाला नहीं आपको मिल रहा तो आप उसका नेमल बदल क्या यूज़ कर सकते हो। थैंक यू। डॉक्टर साहब जान बदर थी जो बुनियादी तौर पे हुकूमत सिंध के महकमा हेल्थ के जो न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट है उसकी हेड हैं। तो उनका ये कहना है कि इन सैलाब के बाद, इस तरह की सूरत हाल के बाद फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी है, खुराक की किल्लत में इजाफ़ा हुआ है, जिसके लिए हुकूमत के तमाम महकमों को मिलकर काम करना होगा। आगे बढ़ते हैं। मलीर में अवाम का पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज जारी है। अवाम महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। अवाम की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। काफ़ी तादाद में हम देख रहे हैं लोग, बड़े बच्चे, ख़ातीन भी बाहर एहतजाज में मौजूद हैं और एहतजाज किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि पानी बहाल किया जाए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ की जानने के लिए बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा आयमा खान वहाँ पर मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा, क्या मुतालबा है इनका? जी बिल्कुल, शहर कायद में जहां बिजली और गैस के मसाइल उरूज पर है, वहीं जो है इलाका मकीनों को पानी के बहरान का भी सामना करना पड़ रहा है। मलीर लियाकत मार्केट के जो मकीन है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। मलीर टाउन ऑफिस के सामने इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज है कि उनका पानी बहाल किया जाए। इलाका मकीनों का ये कहना है कि कई सालों से जो है यहाँ पे पानी बहाल नहीं किया गया है। पानी का बहरान जो है वो इस इलाके में उरूज पर है। मेरे साथ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है। हम इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी भाई, बताइएगा क्या सूरत हाल है आपके इलाके में पानी की? कब से ये सूरत हाल चल रही है पानी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपसे कुछ देर पहले कि लाइट और गैस, बिजली, इसके साथ साथ पानी की भी हमारे को जो है ना महरूमी का शिकार है। तकरीबन अब से कबल 20 साल पहले हमसे ये पानी महरूम कर दिया गया और इसका सिलसिला जारी हो सारी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 40 रुपये का एक और 5 गैलन तकरीबन 200 रुपये की रोज़ की बुनियाद पर हम ये पानी ख़रीदते हैं। और 200 से अगर मैं एक लगाऊँ छोटी फैमिली तो महीने की बुनियाद पर 6000 से 10,000 तक का पानी हम ये परचेज़ करते हैं। तो गैस, बिजली, पानी, दवाइयाँ और दीगर जो
हमारे मामला, हमारी जो किस्मत में आके ठहर गए हैं, इसके साथ साथ पानी भी हमारे साथ बिल्कुल जुल्म और जबर का शिकार बने हुए हैं। तो इसी के साथ साथ हमने पुरअमन एहतिजाज किया है। ये एहतिजाज एक पुरअमन था, जो हमारे साथी छोटे बड़े बुजुर्ग सब हमारे शाना बशाना खड़े हुए हैं, अपने कामों से फारिग हो गए, अपने कामों को एक तरफ करके इस काम के लिए, क्योंकि हमें बिजली मिले हम जी लेंगे, लेकिन पानी मिलेगा, पानी ना मिलेगा तो हम लाजिमत नहीं रह सकते, नॉट स्टिल अलाइव। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि हमने यहाँ पे एहतिजाज किया पुरअमन। हमने यहाँ के जो अथॉरिटी है उनसे भी बात करी है, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि हमारे इस मसले को हल किया जाएगा। लेकिन अगर हमारे इस मसले को नहीं हल किया तो हम मज़ीद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और ये कार्रवाई छोटा नहीं, और ये कार्रवाई छोटा नहीं, ये एक बड़ा है, क्योंकि हमारे अहले मोहल्ला के लोग अपनी मदद आपके तहत इसके सिलसिले को चलाया है। मेरी मुर्तज़ा वहाब साहब से और क्या नाम है डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब से, जो कि मलीर से भी उनका ताल्लुक़ है, मलीर से भी बिलोंग करते हैं, उनको मलीर की सारी चीज़ें पता हैं, वो वाकिफ़ होंगे बिल्कुल यकीनन, मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन है। और मेरे तमाम इदारे से जो इससे वाबस्ता हैं, जो समझते हैं कि हमारे इस मसले को हल किया जाए, आप एक ड्यूटी नहीं बल्कि एक इंसानियत के नाते हमें पानी फराहम करें। कब तक हम इस 20,000 के पानी को हम खरीदते रहेंगे, एक छोटी फैमिली, बल्कि अगर और फैमिली बढ़ते रहे तो ये 20 से 30,000 35,000 तक का भी पानी जा सकता है, बिल्कुल जाता है। आप शीशमहल तक पानी आ रहा है, हमारे एरिया शीशमहल से चंद कदम के फासले पर है, उस तरफ आया हूँ टांगा स्टैंड पर है, वहाँ पे पानी है और पानी बिल्कुल भरपूर तरीके से है, और हमारी तरफ बिल्कुल एक कतरा पानी नहीं है। आप आएंगी, अगर आप कवरेज करें, आपकी टीम से गुजारिश करूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे हमारे इस मसले के लिए खड़े हुए, आपने हमारे साथ इसका टाइम दिया, कीमती टाइम दिया। तो लाजमी बात है, आप देखें कि हम पानी किस तरीके से सप्लाई, टैंकर माफिया बिल्कुल मस्जिद के अंदर भी 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार के हम पानी परचेज़ करते हैं, और वज़ू के लिए खारा पानी है, और मीठा पानी जो 7,000 का हम खरीदते हैं, तो वो तकरीबन 18 से 20,000 रुपये महीने का हम खरीदते हैं मस्जिद के लिए। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना था कि महंगाई के इस दौर में ये पानी खरीद के जो है वो बुनियादी ज़रूरत के लिए पानी जो इस्तेमाल होता है, वो पानी भी इनको खरीद के इस्तेमाल करना पड़े। मेरे साथ मजीद और भी इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि जी सर बताइएगा कि ये इतने वक्त से आपके यहाँ पे ये सूरत हाल है, क्या आपने कभी वाटर बोर्ड को, अपने इंतज़ामिया को कंप्लेन नहीं की इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साबिक काउंसलर जी एरिया हूँ। मैंने अपने जी एरिया में, पहले तो मैं बताऊँ ये कब से पानी नहीं है, 1986 से पानी का बहरान शुरू हुआ। हमारी लाइन पर एक टैंक बना दिया गया दूसरे इलाके के लिए, पानी आधा हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके तकरीबन 95 में ये पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसी वक्त से मैं कोशिश कर रहा था, फिर मैं खुद काउंसलर बना, मैंने 2008 में लाइनें डलवाई, लेकिन बदकिस्मती से उनका कनेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मैं मोहतसिब गया, वहाँ से आर्डर मिले, कनेक्शन हुआ, लेकिन वहाँ से भी इस वक्त पानी नहीं आ रहा है। बहरहाल मेरी दरखास्तें जो हैं 2009 से ही चल रही हैं, मैं 2009 से कोशिश कर रहा हूँ, अखबार में दे रहा हूँ, कभी मोहतसिब के यहाँ जा रहा हूँ, कभी वाटर बोर्ड में दरखास्तें दे रहा हूँ। तो अभी ये कौम जो है ना, ये उठ गई है, ये जाग गई है, अब इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और अभी मैंने जो है यहाँ पर हमने इनसे मीटिंग की है, तो इनको मैंने तजवीज़ देनी है कि पानी हमें कहाँ से मिलेगा, इसलिए कि मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, काउंसलर रहा हूँ, तो मुझे सब मालूम है कि ये पानी आएगा कैसे। तो इंशाल्लाह अब 1-2 दिन में मैं तजवीज़ लिख करके देता हूँ। इन्होंने वादा किया है मुझसे कि हम वहीं से आपको पानी देंगे, तो इंशाल्लाह ये हमारा मसला हल हो जाएगा। और ये हमारे बुनियादी हुकूक में शामिल है, इसका हम टैक्स दे रहे हैं, इसका हमसे टैक्स लिया जा रहा है, और लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा है। 1986 से बिल इनका जो है वो बराबर ड्यूज होते चले जा रहे हैं, वो उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह, ताकि वो बिल भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि पानी नहीं हमें मिला है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पानी के जो मेंटेनेंस के पैसे होते हैं, क्या वो आप लोग पूरे प्रॉपर अदा करते हैं? देखें, पानी के बिल जो है ना पहले सब अदा कर रहे थे, लेकिन जब बिल्कुल पानी बंद हो गया तो लोगों ने भी पानी पैसे ये टैक्स देना बंद कर दिया। लेकिन पानी आ नहीं रहा, फिर क्यों टैक्स दे? लेकिन कुछ लोग अब भी दे रहे हैं, और बाकी आएगा वो भी देंगे, लेकिन जो पानी का होगा वो नहीं देंगे, वो कोशिश करके उसको खत्म कराएंगे। बिल देने का मसला नहीं है, प्रॉपर पानी का बिल देने का मसला नहीं है। आज हमारे इलाके में पानी आ जाए, हम कल से बिल भरना शुरू कर देंगे। और अभी अगर हम अपना घर बेचते हैं ना, तो हमें पूरा पानी का बिल क्लियर करा के फिर हम अपना घर बेचते हैं। तो अगर हम नहीं भर रहे हैं ना, तो वो तो हमने देना है, हमने नहीं देना, हमारी नस्लों ने देना है, लेकिन पानी हमें नहीं मिल रहा। पानी हमें मिलना चाहिए, जो हमारा मेन मुद्दा है पानी का। वही अभी कादिर साहब के पास हम आए, इन्होंने हमें 3 दिन का टाइम दिया, इसीलिए आप लोगों को भी हमने यहाँ बुलाया। अब 3 दिन बाद आप लोगों से भी गुजारिश है कि हमारी सपोर्ट करें और यहाँ आके मौजूद हों, ताकि हम इनसे 3 दिन बाद आके दोबारा बात करेंगे। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो ये पुरअमन एहतजाज है। अभी तो 20, 30, 40 लोग हैं, इंशाल्लाह अगली दफ़ा 100, 200, 1000, 2000 आप सब ने आएंगे इधर। अभी ये है कि काम धंधा, अभी भी हम अपना काम धंधा छोड़कर आए हैं, सारा कारोबार हम सब हैं, जितने ये कोई बेरोजगार नहीं है इसमें, सब काम करने वाला है। लेकिन सैलरी क्या है? 20,000, 22,000, 25,000, उसके अंदर पानी खरीदें
या अपना घर का खर्चा चलाएं। तो ये इस वजह से यहाँ पर आए हैं। और इलाका में एहतजाज है और कहा गया है कि 3 दिन का वक्त दिया है कि आपका मसला हम हल करेंगे, तजावीज़ हमें दें, हम इस पर हल करेंगे और ज़रूर सुनवाई होगी। इलाका मकीनों की जानिब से कहा जा रहा है कि मुतालबात हमने आगे रख दिए हैं, हमें पानी चाहिए, हमारा बुनियादी हक है। अगर हमारी नहीं सुनवाई होती 3 दिन के बाद तो हम ज़्यादा तादाद में लोग एहतजाज के लिए यहाँ आएंगे। सिंध असम्बली के मुंतखब नुमाइंदगान मेयर और डिप्टी मेयर जियाले मुंतखब होने पर खुश दिखाई दिए। कहते हैं मकामी हुकूमतों का क़याम अमल में आ चुका है। शर्जील मेमन ने शहर कायद के मसले जल्द हल करने के अज़्म का इजहार किया और आपको मज़ीद बताएं कि पानी की फ्राहमी का मसला जल्द हल होगा। उनका मज़ीद क्या कहना था बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोड़ियो। चले सिंध असम्बली के मुंतखब नुमाइंदगान मेयर और डिप्टी मेयर जियाले मुंतखब होने पर खुश दिखाई दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मुकामी हुकूमतों का क़याम अमल में आ चुका है। शर्जील इनाम मेमन ने शहर कायद के मसले जल्द हल करने के अज़्म का इजहार भी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स ने तरसीलात ज़र में 1 साल में $4 अरब की कमी को बड़ा नुकसान करार दे दिया। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स तर्जुमान अदनान पराचा ने कहा है कि पूरे साल इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत के बड़े फ़र्क, होंडी हवाला और बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स का एतमाद बहाल ना होने से तरसीलात ज़र में बड़ी कमी हुई है। अगर हुकूमत ने इन अहम मसाइल को फौरी हल नहीं किया तो नए माली साल में $33 अरब तरसीलात ज़र का हदफ मुश्किल हो जाएगा। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। माली साल 2023 के माशी अदद शुमार आने लगे हैं और रेमिटेंसेस की बात करें तो पिछले माली साल के मुकाबले माली साल 23 में $4 अरब तरसीलात ज़र में नुमाया कमी हुई है। इसके क्या असरात होंगे जानते हैं। ओवरसीज़ प्रमोटर एसोसिएशन के जो तर्जुमान अदनान पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे इसकी। देखिए जी, इसकी हमारे जो रेमिटेंसेस हैं पिछले साल $31 अरब पे थे और इस साल हमारा जो फिस्कल ईयर क्लोज हुआ है $27 अरब पे हुआ है। तो ये इसके पीछे 3-4 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हमारे रेमिटेंसेस में ग्रेजुअली कमी आ रही है। एक तो वजह ये है कि आपका इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट पिछले पूरे साल के अंदर हम उसके गैप को कवर अप नहीं कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो हवाला हुंडी था उसके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई ताकि जिसके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता और हवाला हुंडी के कारोबार को कम किया जा सकता था। तीसरी हमारा ये है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हमारे से सिफारिशात हर महीने लेते रहे हैं, मिनिस्ट्री लेती रही है, ब्यूरो हमारी लेती रही है, लेकिन उन सिफारिशात पे आज तक अमल नहीं किया जा सका। सिर्फ सब कुछ जो भी है ज़बानी कलामी चल रहा है और हम जिसकी वजह से हम बहुत परेशान है, प्रमोटर कम्यूनिटी बहुत परेशान है। चौथी वजह यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत थी जिसकी वजह से हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनका एतमाद बहाल हो सकता, जो कि हमारा एतमाद हम बहाल करने में नाकाम हुए हैं। हमारे जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ और हमारे गल्फ़ स्टेट्स के लोग हैं ये हमने ना एतमाद बहाल कर सके हैं और इसकी वजह से ये है कि हमारी रेमिटेंसेस में $4 अरब की कमी आई है। अदनान साहब, अगर देखें नाजरीन को ये भी बताएं कि नए माली साल के बजट में $33 अरब जो है हदफ रखा है तरसीलात ज़र का, एक्सपोर्ट का $30 अरब, यानी कि रेमिटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या $33 अरब और $27 अरब $5 अरब का फ़र्क है, ये कैसे कवर होगा? जी देखें, अगर यही पॉलिसी जो हमारे पिछले 1 साल में हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर अमल नहीं किया गया और हमें सिर्फ हमारे साथ डॉक्यूमेंटेड बात की गई है जिसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, अगर यही चीज़ कंटिन्यू रही तो मैं ये देखने में आ रहा है कि अगले साल हमारा जो क्लोज़ होगा 2023-24 हमारा 29-29.5 अरब से ऊपर नहीं जा सकेंगे। जी, जैसे कि आपने सुना कि माशी अदद शुमार में अगर तरसीलात ज़र की बात करें पिछले माली साल के मुकाबले $4 अरब तो कमी हुई है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है कि स्टेक होल्डर जो है उनसे हुकूमत मुशावरत करे, जो मसाइल हैं उनको हल करे और अगर ये मसाइल हल होते हैं तो पाकिस्तान कीमती जो है $5 से $6 अरब कमा सकता है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तानी स्नोकर टीम रवां बरस वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने भारत जाएगी। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद।
पाकिस्तानी खिलाड़ियों की स्नूकर की दुनिया में कामयाबी का सिलसिला जारी है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के एहसन रमज़ान ने ईरान में होने वाली चैम्पियनशिप में अंडर 21 में जो है टाइटल अपने नाम किया और पाकिस्तान को एक और कामयाबी दिलाई। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के चेयरमैन आलमगीर शेख साहब। शेख साहब, किस तरह देख रहे हैं, एक और कामयाबी मिली और 17 साल एहसन रमज़ान ने पाकिस्तान को फिर एक फातह टाइटल दिलाया? पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन ने क्योंकि इस साल जूनियर चैम्पियनशिप नहीं हो सकी थी, तो लास्ट ईयर के जो फाइनेंशियल सिचुएशंस भी ऐसी नहीं थी, तो हमने एक लड़का एहसन रमज़ान को एज ए फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन उठाया था और हमने उसको अंडर 21 के लिए सिलेक्ट किया था। और 6 रेड में भी वो खेले, एहसन अंडर 21 भी खेले और टीम इवेंट में हारिस ताहिर को हमने सेलेक्ट किया था। और हमने इनका 1-1.5 महीने का कैंप भी लाहौर में लगाया था, जो शायद किसी को नहीं पता, और बड़ी अच्छी तैयारी करके गए थे। मगर ये है कि एहसन क्योंकि अंडर 21 जीत गया, उसके बाद 2 टाइटल हो गए और मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए एक खुशगवार मोमेंट है, क्योंकि 1-1.5 साल में अगर कोई मेडल ना आए तो बड़ी डिप्रेशन शुरू हो जाती है फेडरेशन में। तो अल्लाह का शुक्र है, एक और कामयाबी मिल गई। ये कैलेंडर बड़ा, अब जुलाई जो होता है ना, जुलाई से दिसंबर, ये 6 महीने वर्ल्ड के हैं। जनवरी से जून जो है एशियन के होते हैं। ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। 5-4 टूर्नामेंट हैं जो दिसंबर तक बड़े इवेंट हैं, और लेट्स होप के क्या होता है इसमें। हम कोशिश करेंगे कि अभी बोर्ड की मीटिंग बुला के दोबारा से कोई, मेरे ख्याल में हमको टॉप 8 का एक टूर्नामेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड रैंकिंग टूर्नामेंट हो नहीं सका हमारा। तो हम एक टॉप 8 का रैंकिंग टूर्नामेंट करके नई सीडिंग निकालें और लड़कों को वर्ल्ड कप में अकॉर्डिंग टू द सीड लेके जाएं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। सुना आपने कि मुख्तलिफ स्नूकर के उमूर पर बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कोशिश है एकेडमी बनाई जाए कराची में, और बड़े इवेंट्स क्योंकि करीब हैं तो उसके लिए भी वो काफ़ी होमवर्क कर चुके हैं, और उन्हें खुशी है कि एहसन रमज़ान पाकिस्तान को कामयाबी दिला रहे हैं। और ये सिलसिला जारी रहा तो यकीनन स्नूकर की दुनिया में पाकिस्तान अपनी फतह का जो एक ज़बरदस्त एक रिदम है वो बरकरार रखेगा। जी, 20वीं केसी वेस्टरबरी नेशनल टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले कराची क्लब में खेले जा रहे हैं। मोहम्मद हमाद अपडेट करेंगे। के मुकाबले कराची क्लब में इस वक्त खेले जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भर से खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची टेनिस एसोसिएशन के सदर खालिद रहमानी। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं इन मुकाबलों के हवाले से। खालिद भाई, मुझे बताइएगा कितने खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान भर से यहाँ पर आए हुए हैं खेलने के लिए, और कितनी कैटेगरी के ये मुकाबले होंगे? थैंक यू वेरी मच जी। इसमें 10 कैटेगरीज़ हैं और 150 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं। एंट्रीज़ तो हमारे पास तकरीबन 300 के करीब हैं, लेकिन वो एक खिलाड़ी जो है 2-2, 3-3 इवेंट भी खेलता है। तो इस तरह से 150 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं, जो कि इस्लामाबाद, लाहौर, पन्नू आकिल, हैदराबाद, कोयटा, मीरपुर ख़ास, जामशोरो और कराची, सब मिला के लड़के लड़कियां और सीनियर खिलाड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा जो है वो रिस्पांस आया है। काफ़ी खिलाड़ी हैं, जो कि ये 1 हफ़्ता चैम्पियनशिप चलेगी। वेस्टबरी ग्रुप जो है वो 20 साल से हमारे साथ माशाल्लाह कर रहा है। ये 20वां हो रहा है। तो 20 साल की जो रिलेशनशिप है, मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसमें जो लड़के लड़कियाँ हिस्सा ले रहे हैं उसमें एज कैटेगरी आपने क्या रखी है? वो देखें, हमने तो 8 साल की एज से शुरू किया है। 8 साल के बच्चे बच्चियाँ हैं, 10 साल है, 12 है, 14 है, 18 है। इसी तरह गर्ल्स में 14 और 18 हैं। फिर 35 है, मेन सिंगल्स है, 45 साल वाले भी हैं, 55 साल वाले भी हैं, व्हील चेयर भी है। और जहनी तौर पे जो इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनका भी इवेंट जुमे के दिन होगा। व्हील चेयर भी जुमे को होगा, जो आखिरी दिन है टूर्नामेंट का। तो हम कोशिश करते हैं जब एक एक्टिविटी एक क्लब में हम कर रहे हों नेशनल लेवल की, तो हम मैक्सिमम बच्चों को और प्लेयरों को इन्वॉल्व कर लें और उनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ये खालिद रहमानी जो कि कराची टेनिस एसोसिएशन के सदर हैं, इनका ये कहना है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के इसमें मुकाबले हैं, जिसमें 8 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो शिरकत कर रहे हैं। जबकि इसमें व्हील चेयर के जो मुकाबले हैं वो भी खेले जाएंगे, जो कि जुम्मे के रोज़ होंगे। और जुम्मे को ही जो है इस चैम्पियनशिप के जो फाइनल राउंड्स हैं वो खेले जाएंगे, और फाइनल राउंड में पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात भी दिए जाएंगे। जी, तालिब इल्मों की जानिब से कायम करदा दर खिदमत फाउंडेशन के तहत सरसब्ज़ कराची मुहिम शुरू कर दी गई है। अहवाल बताएंगे मोहम्मद माजिद।
जी बिल्कुल, यूँ तो शहर कायद का शुमार जो है वो माहौलियाती आलूदगी में दुनिया में तीसरे नंबर पर होता है, लेकिन इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए तालिब इल्मों की जानिब से कायम करदा दर खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम सरसब्ज़ कराची मुहिम का आज बहरिया यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया से इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके तहत आज जो है वो 100 से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो मज़ीद क्या इनकी प्लानिंग है, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ दर खिदमत फाउंडेशन के चेयरमैन शायान सत्ती साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा क्या प्लानिंग है, कितने दरख्त आप लगाने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर है। देखें, हमारा जो प्लान है सरसब्ज़ कराची मुहिम का वो ये है कि जैसे आपने बताया कि बहुत आलूदा तरीन शहर हो चुका है, तो हमारी फाउंडेशन का हमेशा से ये रहा है कि कुछ ऐसा काम करें कि जिसके अंदर ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा हो। और ये पौधे लगाने में तो पूरी दुनिया का ही बहुत सारा फ़ायदा है, तो इस वजह से हमने जो है ना 1 लाख दरख्त कराची में लगाने का एक मुहिम हमारा है, उसका हमने आगाज़ किया है। और मरहलावार हम जगह जगह पे कहीं 300 कहीं 400 जितनी हमें कैपेसिटी मिलती है उस हिसाब से हम पौधे लगाएंगे। इसके बाद अगली आपकी कौन सी प्लानिंग है, कहाँ पर आप लगाने जा रहे हैं पौधे? जी देखिए, हमारे साथ बहुत सारी और भी तंजीमें जुड़ी हैं, जैसे मरकज़ी मुस्लिम लीग और स्काई और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनके साथ मिलकर हम जो है बहुत सारे ऐसे कराची में ग्राउंड्स भी हैं जो बहुत गंदे हैं, टूटे फूटे हैं, तो हम उनको साफ़ करेंगे, उनमें भी प्लांटेशन करेंगे और अहले मोहल्ला से अपील करेंगे कि आप इन ग्राउंड का जो है ना ख्याल रखें। इसके अलावा कराची में जितनी भी हमारी रोड के करीब, खासकर औरंगी टाउन में, गुलशन के इलाकों में जहाँ पे रोड के करीब बहुत ज़्यादा मतलब कि बिल्कुल ही एक पौधा है ही नहीं, तो वहाँ पर हम पौधे लगाएंगे, हमारा यही प्लान है। और इसके अलावा अगर हमें कुछ ज़्यादा सपोर्ट करता है तो हम अपने इस प्रोजेक्ट को, इस मुहिम को मज़ीद वसी करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इसके बाद जो हमारा अगला मरहला है वो कराची के उन इलाकों में पौधे लगाना है जहाँ पर बिल्कुल पौधे नहीं है, खुश्कसाली का जो है वो वहाँ पर है। और इसके अलावा रोड के अतराफ़, इसके अलावा कराची के जो मखसूस इलाके जहाँ पर बिल्कुल जो है वो पौधे कहीं नहीं है, वहाँ पर हम लगाएंगे और इसका दायरा कार जो है वो वक्तन फ़वक्तन हम वसी करेंगे।